नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली कैबिनेट ने महाराष्ट्र में शपथ ली है। एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। महज 2 मिनट पहले तक जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बन गए और एक उप मुख्यमंत्री छठी बार उप मुख्यमंत्री बने। पिछले करीब 2 दशकों से लगभग हर सरकार में वो डिप्टी सीएम बनते रहे। हर मुख्यमंत्री के साथ, लगभग हर मुख्यमंत्री के साथ वो डिप्टी सीएम बनते रहे। छठी बार उन्होंने शपथ ली, लेकिन बार बार शपथ लेने के मामले में वो अकेले नहीं है, बल्कि उनकी बार बार शपथ लेने की इस अदा को देखने के लिए बार बार शपथ लेने वाले एक मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे। जी हां, बात हो रही है अजीत पवार की, जो छठी बार शपथ ले रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की, जो तीसरी बार शपथ ले रहे थे, और जो शपथ बार बार लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो उनके शपथ में जो पहुंचे थे वो पटना से पहुंचे थे। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के बगल में ही खड़े थे। पता नहीं कौन सी खिचड़ी चंद्रबाबू नायडू के साथ वो पका रहे हैं जो पक ही नहीं पा रही है, और कब तक पक पाएगी, क्या उसमें सिंधे भी होंगे। दरअसल इस मुद्दे पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार गए हैं, तो जरा नीतीश कुमार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों की को भी एक बार खंगाल लेना चाहिए कि वो किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पर लाने में अपनी भूमिका को तकरीबन 4 साल पहले निभा चुके हैं। बात 2020 की है, बिहार विधानसभा चुनाव की, और चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर, उस वक्त के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, की जो फॉर्मूला 2010 में था वही फॉर्मूला यहां लागू होगा, और इसके पक्ष में वो तर्क दे रहे थे कि भाजपा के 53 विधायक हैं, जेडीयू के 73 विधायक हैं, 20 ज्यादा है, तो वही फॉर्मूला कमोबेश चलेगा भाजपा और जेडीयू के बीच जो 2005 और 10 में था। लेकिन यह फॉर्मूला भूपेंद्र यादव नेगोशिएट कर पाने में विफल हो रहे थे। भूपेंद्र यादव उस वक्त बिहार भाजपा के प्रभारी थे। अकेले वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी के 141 सीटों की डिमांड को वो नीचे दबा सके, क्योंकि कई छोटी पार्टियां भी थी जिन्हें एडजस्ट किया जाना था। चिराग मॉडल तो चल ही रहा था, और चिराग मॉडल में किनकी भूमिका थी, कौन लोग थे, कौन रात में किनके फ्लैट पर मिलने पहुंचते थे, वो सब 2 साल पहले ललन सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, उसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एंट्री बिहार में कैसे हुई थी और कैसे उस एंट्री ने नीतीश कुमार की पार्टी की सब दुर्दशा करवा दी, ये बात आज भले ही लोगों को विस्मृत हो रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि पटना में जो हुआ था वो बड़ा दिलचस्प नजारा था, और उस दिलचस्प नजारे ने जनता दल यूनाइटेड को अंततः 43 पर लाकर छोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यह बात है सितंबर की। देवेंद्र फडणवीस को बिहार भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। ध्यान दीजिए, चुनाव प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी 2010 फॉर्मूले पर अड़ी हुई थी, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के पटना पहुंचते ही सीट शेयरिंग की बातचीत हुई। पटना के फ्लैट में बातचीत हो रही थी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ललन सिंह और एक और नेता थे, ये 2 लोग गए थे बात करने। भाजपा की तरफ से भी देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए थे और कुछ स्थानीय नेता थे। प्रभारी भूपेंद्र यादव उस दिन नहीं थे। लेकिन जब यह बातचीत हुई, उस बातचीत के दरमियान कहा जाता है कि काफी हॉट एक्सचेंज भी कथित तौर पर हुए। जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने अंततः बातचीत छोड़ दी। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि फाइल फेंक कर वो चले गए थे, जो हाथ में लिफाफा और सीट का नाम और पिटीशन था वो उन्होंने उठाकर कथित तौर पर फेंक दिया था। इस तरह की बातें हुई। लेकिन उसके बाद मामला ऐसा लगा कि जदयू भाजपा के बीच सीट शेयरिंग लगभग टूट गई है। देवेंद्र फडणवीस वापस लौटे दिल्ली, फिर पटना पहुंचे, फिर जेडीयू की तरफ से भी दूसरे लोगों को लगाया गया, बीजेपी की तरफ से भी दूसरे लोगों को लगाया गया। लेकिन याद रखिए, देवेंद्र फडणवीस लगातार मौजूद थे। कुछ लोगों को कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने टिकट भी दिलवाए व्यक्तिगत रूप से, उसमें एक आध लोग जीत करके भी आ गए, विधायक भी बन गए। तो देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठकों में मौजूद थे, और देवेंद्र फडणवीस की जिद थी कि भाजपा और जदयू बिहार की 243 सीटों में बराबर पर समझौता करेंगी, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा।
जदयू की स्थिति यह थी कि चुनाव सर पर था, वो करे तो क्या करे, अचानक अलायंस स्विच हो नहीं सकता था। और बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों, खास करके जनता दल यूनाइटेड, अकेले न तो भाजपा का मुकाबला कर सकती है, न ही राजद का मुकाबला कर सकती है। और इस बात का सबूत 2014 के लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। तो मरता क्या न करता वाली स्थिति जनता दल यूनाइटेड की थी, उसे समझौते की टेबल पर आना ही पड़ा। और जब समझौते की टेबल पर आना पड़ा तो फॉर्मूला निकला, देवेंद्र फॉर्मूला, फडणवीस फॉर्मूला जिसे बिहार भाजपा के लोग कहते हैं। फॉर्मूला निकला 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 121 सीट भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की 121 सीटों में से 11 सीटें छोड़ेगी मुकेश सहनी के लिए, और नीतीश कुमार की पार्टी अपने कोटे की 122 सीटों में से 7 सीटें छोड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी 110 पर लड़ी, क्योंकि 121 में से 11 माइनस करें तो 110 होता है, जो मुकेश सहनी के लिए छोड़ी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के लिए। और नीतीश कुमार की 122 में से 7 माइनस करें तो यह आंकड़ा 115 होता है। 110 पर भारतीय जनता पार्टी लड़के 74 सीटें जीती, और 115 पर नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़कर केवल 43 सीटें जीती। ऐसा कैसे हो गया? एक गठबंधन में एक पार्टी को जबरदस्त सीटें और दूसरी पार्टी सीधे सीधे डाउन। ये बात सभी जानते हैं कि ये कैसे हुआ, किस तरह चिराग मॉडल ने अपनी बिसात बिछाई और चिराग मॉडल के तहत जनता दल यूनाइटेड को तीसरी पायदान पर धकेला गया। ये बात सबको समझ में आ गया। तो देवेंद्र फडणवीस एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं, और एक ऐसे हार्ड टास्क मास्टर जो आसानी से मैदान नहीं छोड़ते, नीतीश कुमार को उसका एहसास हो गया था। वैसे नीतीश कुमार को महाराष्ट्र से आने वाले भाजपा नेताओं की ताकत का और उनकी जिद का पहले से एहसास रहा है। खासकर 2010 के विधानसभा चुनाव में जब परिसीमन के बाद का पहला चुनाव था, फॉर्मूला भले ही 141-102 का था, लेकिन भाजपा अपने कोटे की 102 सीटों में वैसी सीटें चाहती थी जो नई सीटें बनी थी या परिसीमन के बाद गणित बदला था। और 10 सीटों पर नितिन गडकरी अड़ गए 2010 में, और जिन 10 सीटों पर अड़े अंततः वो लेकर के माने। अरुण जेटली की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश भी हुई, लेकिन नहीं हुआ। इन मौके पर तो अलग अलग लड़ने की भी बातें थी। खैर, तो 10 वाला मामला उतना बड़ा नहीं था, केवल 10 सीटों का था। बड़ा भाई जेडीयू थी। भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं थी कि जेडीयू से बार्गेन कर सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए 2 ने 2009 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। वो बार्गेन कर भी नहीं सकती थी, अलायंस गंवा भी नहीं सकती थी। लेकिन 2020 में तो नरेंद्र मोदी 303 सीटों वाले बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। 303 एमपी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे उनके। उन्हें किसी बार्गेनिंग की चिंता नहीं थी। सबसे हार्ड टास्क मास्टर को लगाया गया था। ठीक इसी तरह भूपेंद्र यादव पहले से थे, जिनसे जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व कभी भी कंफर्टेबल यानी आरामदायक स्थिति में नहीं था। और आज उन्हीं देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की जो मौजूदगी थी, वो कई लोगों को चौंका रही थी। कई लोगों के लिए लग रहा था कि नीतीश कुमार, जो अंततः खासकर व्यक्तिगत खुन्नस के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भूलते नहीं है। शरद यादव उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका देहावसान भी हो गया, लेकिन नीतीश कुमार शोक संवेदना व्यक्त तो किए, करना भी चाहिए, सभी राजनेता करते हैं। नीतीश कुमार देखने नहीं आए थे उस वक्त, जबकि उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। तो कई सारी बातें ऐसी है जो नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं। ऐसा नहीं था कि शरद यादव वाले मामले में व्यक्तिगत खुन्नस कोई वजह थी, लेकिन शरद यादव के साथ संबंध मधुर नहीं थे, यह बात जरूर है। तो नीतीश कुमार के बारे में इसी तरह कहा जाता है जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें बेटिकट किया गया, हवाला स्वास्थ्य का दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य का कारण तो दिग्विजय सिंह के साथ नहीं था। फिर क्या हुआ? ठीक इसी तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर चौरसिया को हराने के लिए उनकी विधानसभा सीट पर क्या क्या हुआ, वो बिहार भाजपा के नेता पूरी कहानी जो निजी बातचीत में बताते हैं, सार्वजनिक तौर पर उसे कहना उचित नहीं है। लेकिन गठबंधन किसका किससे था और अंदरूनी गठबंधन किस सीट पर किस ढंग से चल रहा था, वो भी सभी लोग जानते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार किसी को निशाने पर लेते हैं तो क्या होता है? कीर्ति आजाद का मामला आप जानते हैं,
ठीक इसी तरीके से कीर्ति आजाद की तो नीतीश कुमार के साथ साथ उनके दोस्त अरुण जेटली से भी नहीं बनती थी। अब इसी तरह से आगे देखें, कई सारे भाजपा नेताओं, मसलन पूर्णिया के सांसद रहे पप्पू सिंह, उदय सिंह और पप्पू सिंह, वो भी अपनी सीट गंवाए और उसके बाद दोबारा उनकी सीट भारतीय जनता पार्टी ले नहीं पाई कि वो चुनाव लड़ सके। दिग्विजय सिंह का टिकट काटने की बात आपको पता ही है, हालांकि वो निर्दलीय जीतकर पहुंच गए थे। तो नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है कि जिनसे उनकी खुन्नस रही, नीतीश कुमार ने कभी उन्हें माफ नहीं किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्यों? चिराग पासवान के बारे में भी सभी यही बात कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी शायद वो मौका नहीं आया है कि नीतीश कुमार उनको सही तरीके से अपनी राजनीतिक अदा का परिचय करा सके। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में जाना सबको अटपटा लगता है। देखिए, कई लोग इस वीडियो के बाद नाम लेंगे नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की आइडियोलॉजिकल दिक्कत थी, वैचारिक दिक्कत थी, चाहे वो भोज कैंसिल करने का मामला हो, चाहे नरेंद्र मोदी की छवि का मामला हो, ये सब एक अलग तरह की दिक्कत थी। कोई व्यक्तिगत दिक्कत नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच नहीं थी। किसी तरह का कोई व्यक्तिगत और निजी रंजिश का मामला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कतई नहीं था। अगर ऐसा होता तो गोधरा में जो ट्रेन वाली घटना हुई थी 2002 में, आमतौर पर रेल मंत्री घटना स्थल पर जाते हैं, नीतीश कुमार गए थे, क्यों नहीं गए थे? अगर नरेंद्र मोदी से रंजिश होती, राजनीतिक रंजिश, तब तो वो जरूर जाते और जल्दी जाते। बाकी लोग 2-4 दिन बाद जाते हैं, वो अगले ही दिन पहुंचते, लेकिन वो नहीं गए थे। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच किस तरह की केमिस्ट्री है, लव हेट रिलेशन जो भी आप कहें, मूल रूप से बात यही है कि वो व्यक्तिगत नहीं है, आइडियोलॉजिकल और अप्रोच का फर्क है। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के जाने को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियों का दौर चल रहा है। जब बिहार में पाला बदल होना था, यानी भारतीय जनता पार्टी को पाला बदलकर विपक्ष में जाना था और राष्ट्रीय जनता दल को पाला बदलकर सत्ता में आना था और नीतीश कुमार को वही टिकाए रखना था, उसके ठीक 4 महीने पहले योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार गए थे। तब किसी को एहसास नहीं था कि यह होने जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार के बीच कोई व्यक्तिगत रूप से वैसा नहीं था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बतौर चुनाव प्रभारी 2020 में बिहार में जो किया, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता उसको जानता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, बावजूद उसके नीतीश कुमार आज पहुंचे हैं। तो कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं, या नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण की मुद्रा में है? कारण क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई बिहार में एसीएस रैंक के अधिकारी संजीव हंस, जिन्हें लगातार अच्छी पोस्टिंग दी गई, उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। फिर पूछताछ हुई है और ईडी का आरोप है कि अवैध तरीके से कथित तौर पर संजीव हंस और उनके करीबियों ने बड़ी रकम कमाई। कुछ डीमैट अकाउंट वगैरह का भी पता चला है। उनके साथ गिरफ्तार हुए, न्यायिक हिरासत में भेजे गए, उसी मामले में, उनके साथ नहीं, उसी मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए एक व्यक्ति के बेहद करीबी के माध्यम से। तो क्या ये सब परिस्थितियां हैं जो नीतीश कुमार को मजबूर कर रही हैं? क्योंकि ईडी का आजकल का आप फरमान जानते ही हैं, कोई व्यक्ति किसी का नाम ले ले, कोई सबूत हो या ना हो, उसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरह भीतर कर दिया जाता है। अनिल देशमुख का इंटरव्यू आपने देखा होगा इसी चैनल पर, जो अशोक वानखेड़े जी ने किया था, किस तरह से उन्हें ईडी मजबूर कर रही थी। उनके शब्दों में जो अनिल देशमुख का दावा है, मैं नहीं जानता ईडी मजबूर कर रही थी या नहीं, लेकिन कर रही थी। तो क्या यह सब कारण है? ये एक साफ सुथरी छवि के नेता को अपनी छवि पर बट्टा लगने का डर है कि ईडी के माध्यम से कहीं कोई राजनीतिक ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो सकती है? सबको बड़ा आश्चर्य लगा कि नीतीश कुमार देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। अब आगे आगे देखिए, शरद पवार के दोस्त, उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद नीतीश कुमार देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में पहुंचकर कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बिहार में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने वाली है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।